जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सिर्फ भगवान से यही दुआ करूंगा कि इस बार अब की बार जो होगा ना, ये बिहार दरोगा पार होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर से जुड़िए और डेली इस पे वीडियो मंडे टू फ्राइडे आपको ये जो आपका क्वेश्चन ये जो होमवर्क सीरीज जो आता है फ्रेंड्स, मैं उसको डेली में अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ पीसेस मेकर चैनल से जुड़िए। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका या डे आपका 23 है और देखिए 26/2025 का ये आज का होमवर्क है। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स पीसेस मेकर से जुड़िए, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ तो इस क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्लीज़ इसलिए आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। उसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक का है। करंट अफेयर्स डेली आपको ना मॉर्निंग में फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स, आप इसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो देखिए, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक स्तरीय सम्मेलन जो किया गया ना, याद रखिएगा सेंटियागो में किया गया। कहाँ पे? तो सेंटियागो में किया गया। और याद रखिएगा सेंटियागो की बात करें ना, तो ये चिली की राजधानी है। चिली, एक चिली देश है ना, उसकी राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स चिली से, तो चिली से कुछ पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम चिली से बात करते हैं, सुनिएगा, चिली से अगर हम बात करते हैं क्या कि आपका चिली में ना आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा जो एक मरुस्थल है, आटाकामा जो मरुस्थल है ये कहाँ है? तो ये चिली में है। ठीक है ना। चुक्की माता की खान, ये चुक्की माता की खान जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, चुक्की माता की खान, चुक्की माता की खान जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ है? पे चिली में है। ठीक है ना। और याद रखिएगा उस्पाल्टा एक है, उस्पाल्टा दर्रा, इसको भी लिखिएगा उस्पाल्टा एक दर्रा है, उस्पाल्टा दर्रा है, ये भी कहाँ आपके चिली में स्थित है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। WHO के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या इसका हेडक्वार्टर है? और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है टेड्रोस, लिखिएगा टेड्रोस अधानाम, याद रखिए टेड्रोस अधानाम ऐसे याद रखिए, टेड्रोस अधानाम इनके इसके अध्यक्ष है। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया है? तो देखिए पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय जो खोला गया ना, वो असम के डिब्रूगढ़ में, असम के कहाँ पे है? तो असम के डिब्रूगढ़ में खोला गया। और याद रखिएगा, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे असम का डिब्रूगढ़, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है फ्रेंड्स कि संसदीय सचिवालय असम को 100% सोलर सचिवालय बनाया गया है। देखिए एक संसदीय सचिवालय है असम का जो संसदीय सचिवालय वहाँ पे 100% सोलर सचिवालय बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, एक मानस नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क आपको पता है कि असम में है। इसको क्या किया ना कि इसका विभाजन कर दिया गया, विभाजन करके रायमोना नेशनल, इसको विभाजन क्या बनाया जा रहा है? रायमोना नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। तो याद रखें रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है, जिसको मानस नेशनल पार्क का विभाजन करके एक नया पार्क रायमोना नेशनल पार्क बनाया जा रहा है असम में। अगला 3 नंबर की हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो देखिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम है नेप्रिथोमाइसिन, लिखिएगा इसको नेपिथ्रोमाइसिन, नेपिथ्रो क्या हो जाएगा? माइसिन है। ये आपकी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है नेपिथ्रोमाइसिन। अगर हम बात करते हैं कि पहली एंटीबायोटिक, अगर ये तो स्वदेशी हो गया, अगर क्वेश्चन आएगा क्या कि पहली एंटीबायोटिक दवा कौन है? तो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन। पहली एंटीबायोटिक दवा क्या है? तो पेनिसिलिन है। और याद रखिए पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या होता है पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, और याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि हाल ही में भारत में जायबैक नामक टीके की खोज की है, ये इस बीमारी के लिए सहायक है। देखिए जायबैक, देखिए अभी हाल ही ना भारत में जायबैक नामक टीका टीका खोज किया है जो किस बीमारी के लिए सहायक है? तो टाइफाइड, इसको लिखिएगा टाइफाइड, एक टाइफाइड बीमारी, इसके लिए क्या है? ये सहायक है, याद रखिएगा। और देखिए टाइफाइड को ही ना हम लोग आंत का बुखार कहते हैं, आंत का बुखार, क्योंकि टाइफाइड जब होता है इंसान को तो उसमें ना आंत, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। और टाइफाइड में एक टेस्ट होता है, इसका नाम है विडाल टेस्ट किस में होता है? तो टाइफाइड, मतलब कि जब टाइफाइड होता है तो विडाल टेस्ट से इसकी जांच की जाती है। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि टाइफाइड जो होता है ना, ये आपका जीवाणुजनित रोग है टाइफाइड। और ये किस जीवाणु से होता है? साल्मोना, इसको लिखिएगा साल्मोना टाइफी से,
साल्मोना, साल्मोना टाइफी से ये क्या होता है, साल्मोना टाइफी से क्या होता है कि ये होता है टाइफाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि भारत में कुल पंजीकृत बायो बैंक की संख्या कितनी है जो कैंसर कोशिकाओं और उत्तकों सहित कई जैविक नमूनों का भंडार करते हैं। तो कितने हैं, याद रखिए कितने आपके पंजीकृत बायो बैंक की संख्या है, तो 19 है, 19 है, याद रखिए 19 है। लेकिन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है फ्रेंड्स कि भारत का 10,000वां भारत का 10,000वां अमृत भारत केंद्र कहाँ खुला है, तो झारखंड में अमृत भारत केंद्र खुला है, झारखंड के देवघर में। झारखंड के कहाँ, तो देवघर में भारत का 10,000वां अमृत भारत केंद्र खोला गया है। 6 नंबर की भारत सरकार की देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है, तो इसका नाम है, इस योजना का नाम है अमृत भारत डिजिटल योजना। लिखिएगा, इस योजना का नाम है अमृत भारत डिजिटल, अमृत भारत डिजिटल योजना, अमृत भारत डिजिटल योजना। इसकी शुरुआत 2024 में की गई थी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम बात करते हैं क्या कि डिजिटल इंडिया योजना, ये तो हो गया अमृत भारत डिजिटल योजना। ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों को दूरसंचार में अमृत भारत डिजिटल इंडिया 2024 में इसको लॉन्च किया गया। लेकिन ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत हुई थी 28 सितंबर, डिजिटल योजना की शुरुआत हुई थी 28 सितंबर 2014 को हुआ था डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है डिजिटल से, याद रखिए कि भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था, 2021 में। किसने पेश किया था, तो निर्मला सीतारमन ने पेश की थी। 7 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपके कच्छ के रन में। कहाँ बनाया गया है, तो कच्छ के रन में बनाया गया, कच्छ के रन में बनाया गया। कच्छ के रन कहाँ है, तो गुजरात में है। और गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर है। ठीक है ना, गांधीनगर से क्वेश्चन आता है कि खिलौना पार्क बनाया गया कहाँ, तो खिलौना पार्क जो बनाया गया है वह गांधीनगर यानी कि गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में बनाया गया था खिलौना पार्क। ठीक है, अब भारतीय निर्माण समिट 2024 का भी आयोजन कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर में। क्वेश्चन आता है कि भारत निर्माण समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर में हुआ है। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई है, तो देखिए एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत ना 2024 में की गई, 2024 में की गई। और याद रखिएगा कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष का जो होगा वो लाभ इसको उठा सकता है, और अधिकतम 60 तक, 60 साल में क्या होता है बाद इसको पेंशन मिलता है। ठीक है, अगला है आपका 9 नंबर की बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत ना ये की गई 2024 में की गई, और आरबीआई के द्वारा की गई। किसके द्वारा, तो आरबीआई की। अगर आरबीआई की बात करते तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आरबीआई के अधिनियम की बात करते तो आरबीआई का अधिनियम 1934 में आया था, लेकिन आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं क्या आरबीआई का, अगर हम बात करते हैं स्थापना जब हुआ तो उसका प्रारंभिक हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता था। कोलकाता आरबीआई का क्या था, हेडक्वार्टर था प्रारंभिक 1935 से लेके 1937 तक। लेकिन 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर में परिवर्तन होकर मुंबई हो गया, जो अभी वर्तमान में भी हेडक्वार्टर आरबीआई का है, तो मुंबई में। अगर बात करते हैं आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो मैट्रिक बताया था ABCD। ए बी से ऑसबर्न स्मिथ, ए बी से क्या हो जाएगा, ऑसबर्न, ए बी से हो जाएगा आपका ऑसबर्न स्मिथ, और सी डी से हो जाएगा CD देशमुख। मतलब क्या कि पहले अंग्रेज गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई कौन थे, CD देशमुख थे। ठीक है ना, लेकिन अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। ये इनके नंबर है 26वें नंबर है। ठीक है ना, इससे पहले शक्तिकांत दास थे 25वें नंबर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर की, हाल ही में भारत के किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया गया है। देखिए किस, मतलब क्वेश्चन है ये है कि भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है, तो फिलीपींस को निर्यात किया, फिलीपींस को निर्यात किया, फिलीपींस को क्या किया है, निर्यात किया है। अब एक क्वेश्चन एक बनता है, निर्यात के लिए समझौता किससे किया है, इसको तो निर्यात कर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा कि निर्यात मतलब क्या ब्रह्मोस मिसाइल के लिए निर्यात के लिए समझौता किसके साथ चल रहा है, तो याद रखिए इंडोनेशिया के साथ क्या चल रहा है, इंडोनेशिया के साथ क्या चल रहा है, तो समझौता चल रहा है। अब देखिए ब्रह्मोस से अगर हम बात करते हैं ना, देखिए ब्रह्मोस ना दो नदियों के नाम से ही बना है। दो नदियों के नाम, एक मॉस्को, रूस का एक है आपका मॉस्कोवा नदी, रूस का कौन सा नदी है, मॉस्कोवा नदी, और भारत का है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों के नाम को मिला के एक ब्रह्मोस बना, मतलब कि नाम दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर के क्या कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है, तो देखिए ये ग्रुप 17 से है। ये ग्रुप क्या है, तो ग्रुप 17 से संबंधित है। ग्रुप 17 को ना हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, याद रखिए। ग्रुप 17 को कौन सा कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ग्रुप 17 को कौन सा ग्रुप कहते हैं, तो हैलोजन ग्रुप कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक आप याद रखिएगा अस्टाटीन एक आता है, तो ये आपके इसको हैलोजन ग्रुप कहते
हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि छऊ नृत्य, तो देखिए इसको शामिल किया गया ना 2010 को। 2010 में क्या हुआ कि छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2010 में शामिल किया गया। अब देखिए छऊ नृत्य जो है ना आपके कहाँ कहाँ है, तो देखिए उड़ीसा में आपका छऊ नृत्य है, उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद करते हैं आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा वेस्ट बंगाल, और आपके झारखंड हो जाएगा, झारखंड। ये झारखंड, ये तीनों राज्य में क्या है कि छऊ नृत्य है। और याद रखिएगा छऊ नृत्य ना एक अर्थशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। छऊ नृत्य को क्या कहा जाता है, तो एक अर्धशास्त्रीय, याद रखिएगा क्या कहते हैं इसको, अर्धशास्त्रीय नृत्य कहते हैं, अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ नृत्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर की कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से दिया गया था। तो याद क्या, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये ट्रिक है, नमक। याद रखिएगा कि इसको 71वां संविधान संशोधन एक हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मतलब कि भारत की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है, तो 22 भाषा वर्णित है। एक हुआ था आपका पहला एक भाषा था सिंधी, पहला जो भाषा छोड़ा गया था कौन, तो सिंधी भाषा था। याद रखिए 21वें संविधान संशोधन 1967 में, 21वें संविधान संशोधन 1967 में क्या हुआ था कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर कि संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन किस राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया गया था। देखिए संसद का पहला जो संयुक्त अधिवेशन है ना, ये आपको ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति कौन से, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा क्या हुआ था कि आहूत किया गया था। और ये डेट याद रखिए कब था, 1961 में, 1961 में इसको आहूत किया गया था। ठीक है ना, क्यों किया गया था पता है, क्योंकि दहेज निरोधक अधिनियम के लिए, ठीक है ना, अधिवेशन को बुलाया गया था। दहेज निरोधक अधिनियम के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया था। और याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मतलब कि संयुक्त अधिवेशन जो है ना, संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाया था, तो ये संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात करते हैं क्या कि संयुक्त अधिवेशन की, तो याद किस अनुच्छेद में है, तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में वर्णित है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, और देखिए भारत में अब तक ना 3 बार ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, भारत में अब तक 3 बार इसको बुलाया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है 15 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई तथा इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ बनाया गया। देखिए क्वेश्चन में बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई थी ना 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था कि आरबीआई का स्थापना किया गया था। ठीक है ना, और किस समिति की सिफारिश पे क्वेश्चन आता था, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा और इसका प्रारंभिक मुख्यालय क्या था, मैं आपको बताया था कोलकाता क्या था, कोलकाता क्या था, इसकी प्रारंभिक मुख्यालय थी कोलकाता क्या था फ्रेंड्स, तो इसकी प्रारंभिक मुख्यालय थी 1935 से लेके 37 तक क्या था इसकी प्रारंभिक मुख्यालय थी। ठीक है ना, और याद रखिए मौद्रिक दर जो है ना वो आरबीआई जारी करता है। मौद्रिक दर कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है। अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है 26वें नंबर के। गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी और यह गंगा के किस स्थान पर मिलती है। देखिए गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली जो सबसे बड़ी सहायक नदी को ना घाघरा नदी है, घाघरा नदी है। और ये कहाँ पे मिलती है, तो ये गंगा में छपरा में मिलती है। गंगा में कहाँ मिलती है, तो छपरा में मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना जो है दाईं ओर से मिलती है। और जो आपका बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, तो गंगा मिलती है, घाघरा मिलती है बाईं ओर से गंगा में छपरा में। ठीक है, देखिए गंगा नदी ना गंगोत्री से निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 17 नंबर की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देखिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख ना आपके अनुच्छेद 126 में किया गया, अनुच्छेद 126 में। देखिए कुछ अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट का, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 में कहा है सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। तो क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट गठन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 124 में है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 125 में, तो कहा गया है कि जजों का वेतन, अनुच्छेद 125 में जजों का वेतन है। अनुच्छेद 126 में का कार्यकारी सीजीआई के बारे में बताया गया है, जो अभी मैं आपको ऊपर बताया। अनुच्छेद 127 में का तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में अनुच्छेद 127 के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 128 में कहा गया है सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के बारे में बताया गया अनुच्छेद 128 में। और अनुच्छेद 143 में बताया गया कि राष्ट्रपति की सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए राष्ट्रपति को कौन सलाह देगा, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसके बाद योग है या नहीं वो उसमें उन पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सलाह देगा कौन, तो सुप्रीम कोर्ट, या अनुच्छेद 143 में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि द लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है। मतलब इसका हिंदी हुआ कि मध्य रात्रि का सूर्य, द लैंड ऑफ मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा था, तो नॉर्वे को कहा था, नॉर्वे को।
नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो डूबते सूर्य का देश हम लोग ब्रिटेन के कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर के अन्य चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और देखिए अगर हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो देखिए इसकी नियुक्ति ना राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त की मतलब कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, दो पहले हो जाए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं क्या कि अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष बनाया गया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश, इसको लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में अभी 26वें, इससे पहले राजीव कुमार थे 25वें अध्यक्ष, और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार को 26वें अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष वर्तमान में। अगला आपका देखिए छोटी माता किस वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी, देखिए बड़ी चिकन पॉक्स नहीं होगा, छोटी माता होगा। छोटी माता किस वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है, तो याद रखिए वेरिशेला वायरस, वेरिशेला वायरस से। वेरिशेला वायरस से क्या होता है कि छोटी माता जो होता है वेरिशेला वायरस से होता है। अगर हम बात करते हैं क्या, अब देखिए यहाँ पे आपका ना चिकन पॉक्स है, ये भी देख लीजिए, चिकन पॉक्स को बोलते हैं ना बड़ी माता, चिकन पॉक्स को बोलते हैं बड़ी माता। ये जो होता है ना, ये वेरियोला वायरस से होता है। किससे होता है, वेरियोला, ये होता है वेरियोला, और वो होता है वेरिशोला, वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर की, यदि किसी बिलियन में यदि किसी बिलियन में H+ आयन का सांद्रता बढ़ती है तो pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए यदि किसी विलन में H आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH मान का प्रभाव, जो मान जो होगा ना, मान जो घट जाएगा, मान क्या होगा, घटेगा, मान क्या होगा, घटेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्राकृतिक मान घटेगा तो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो अम्लीय होगी, अम्लीय। 22 नंबर की, हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, देखिए हेपेटाइटिस रोग जो मानव शरीर के ना यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को लीवर को प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, तो याद रखिएगा पीलिया का बिगड़ा रूप हेपेटाइटिस कहलाता है। मतलब पीलिया का जो बिगड़ा रूप होता है, मतलब जो आपको जो जॉन्डिस होता है, पीलिया इसको कहते हैं, जॉन्डिस का बिगड़ा हुआ रूप हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। इससे लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक क्वेश्चन आता है क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बहिस्रावी ग्रंथि कौन है, तो यकृत ही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है, तो कौन सा रोग है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन सा है, तो टाइफाइड है, हैजा है, तापेदिक है, यानी कि टीबी उसको कहते हैं। देखिए जीवाणु से होने वाला रोग आपको मैं बताता हूँ, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, तापेदिक हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, उसका अगर बात करते हैं क्षय रोग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कि प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, हैजा, ये सब किससे होता है, तो ये सब होता है आपके जीवाणु से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एड्रेनलिन हार्मोन मानव शरीर किस ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ना, मानव शरीर किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये होता है, ये एड्रिनल ग्रंथि से ही स्रावित होता है। किससे होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से ही क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि से ही मतलब कि स्रावित होता है। और याद रखिए एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे ना एक एड्रिनल हार्मोन है, इसको ना एड्रिनल हार्मोन को ना लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन को। और याद रखिएगा इसको ना आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। अगला 25 नंबर के, 16 महाजनपदों में ऐसे महाजनपद कौन थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर अवस्थित। देखिए 16 महाजनपद में ना 14 को महाजनपद भारत में है, याद रखिएगा। और याद रखिए 14 महाजनपद भारत में है, और 14 में अगर उसके बात करते हैं कि कितने महाजन मतलब कि बाहर से अवस्थित है, मतलब भारत से बाहर है, तो 2 महाजनपद। एक का नाम आपका याद रखिएगा, एक का नाम है कंबोज, इसकी राजधानी आपकी है, कंबोज की राजधानी हाटक है। दूसरा आपका है कंधार का क्या है, तो तक्षशिला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यूपी में 8 महाजनपद है, ये ध्यान रखिए। बिहार में 3 महाजनपद हैं। 26 नंबर, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रित रखता है, तो कौन सा हार्मोन है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं TSH हार्मोन। TSH हार्मोन जो होता है ना, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन को नियंत्रित रखता है, TSH हार्मोन। इसको बोलते हैं थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन, इसको लिखिएगा थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये थायराइड सिमुलेटिंग ग्रंथि ना अबटू ग्रंथि से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो अबटू ग्रंथि से क्या होता है कि थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन निकलती है, TSH हार्मोन। संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में पर जलमंडल का विस्तार है, तो 71%
71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। अगर हम बात करते हैं कि 29% भाग पर क्या है, तो 29% भाग पर स्थलमंडल का विस्तार है। 28 नंबर के कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के किन 3 देशों में है? तो देखिए, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के 3 देश, एक का नाम है आपका बोत्सवाना, एक हो गया आपका बोत्सवाना, दूसरा हो गया नामीबिया, दूसरा क्या हो जाएगा, नामीबिया, दूसरा हो जाएगा आपका नामीबिया, और तीसरा हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, तीसरा क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो ये 3 देश है जहाँ पे कलहारी मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है ना। अब देखिए, ये कलहारी मरुस्थल ना अफ्रीका महाद्वीप के ना दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये कलहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कलहारी मरुस्थल में ना एक वुशमैन जनजाति पाई जाती है। वुशमैन, कलहारी जनजाति में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वुशमैन जनजाति पाई जाती है कलहारी मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची के क्रमशः कितने विषय? देखिए, अगर हम बात करते हैं संघ सूची में, तो संघ सूची में आपका 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। अगर हम बात करते हैं संवर्ती सूची में, तो याद रखिएगा कि संघ सूची के बाद आपका हो जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची में आपका ना 61 विषय, राज सूची में कितना है, तो 61 विषय, राज सूची में 61 है। अगर हम बात करते हैं संवर्ती सूची में, तो इसमें 52 विषय है। ठीक है ना। और आपको पता है कि अनुसूची की संख्या कितनी है, तो 12 है। अगला 30 नंबर की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में, 1952 में, और इसकी अध्यक्षता ना प्रधान देश की क्या कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और भारत में किसी भी राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। मतलब कि भारत में कोई भी अगर राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन करना हो तो कौन करेगा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। 31 नंबर की कर्मा नृत्य का संबंध किस आदिवासी जनजाति से है? तो उड़ाव आदिवासी जनजाति। कर्मा नृत्य का संबंध उड़ाव आदिवासी जनजाति से संबंधित है। आगे आपका कि उस पाल्टा दर्रा का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? तो याद रखिएगा, उस पाल्टा दर्रा का संबंध ना ये आपका एंडीज पर्वत श्रेणी से, एंडीज पर्वत श्रेणी से संबंधित है। याद रखिएगा, उस पाल्टा दर्रा। और याद रखिए, उस पाल्टा दर्रा जो है ना, वो चिली को अर्जेंटीना से जोड़ता है, चिली को अर्जेंटीना से जोड़ता है। अर्जेंटीना से क्या होता है कि जोड़ता है कौन, तो उस पाल्टा दर्रा। 33 नंबर की काकेसस पर्वत श्रेणी का विस्तार विश्व में कितने देशों से है? देखिए, काकेकस पर्वत श्रेणी का विस्तार विश्व के 4 देशों में। 4 कौन कौन से देश है? 4। तो एक आपका जो रूस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जॉर्जिया हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका अर्मेनिया, तीसरा कौन हो जाएगा, तो अर्मेनिया हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा अजरबैजान। चौथा कौन हो जाएगा, तो अजरबैजान। चौथा कौन हो जाएगा, तो अजरबैजान क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अजरबैजान। तो 4 देश में है, याद रखिएगा। 34 नंबर की सन 1503। देखिए फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सन 1503 पद उल्टा हो गया। 1503 में केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया है? तो याद रखिएगा, 1503 में जो केरल के कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने का जो स्थापना किया गया ना, पेड्रो अल्बरिक के द्वारा। याद इसको लिखिएगा, पेड्रो अल्बरिक के द्वारा किया गया था। पहली पुर्तगाली कौन आया था भारत में? तो वास्को डिगामा आया था। 35 नंबर किया कि ओलंपिक में पदक प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, ओलंपिक में जो पदक प्राप्तकर्ता जो प्रथम भारतीय महिला जिनको 2000 ईस्वी में दिया गया, 2000 में दिया गया था, सन 2000 में दिया गया था। इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। नाम क्या है? तो कर्णम मल्लेश्वरी इनका नाम है, जिनको सन 2000 में इनको जो ओलंपिक का पदक मतलब प्रथम महिला जिनको प्राप्त हुआ था। किस लिए? तो भारतोत्तोलन, मतलब वेट लिफ्टिंग के लिए, भारतोत्तोलन के लिए। और याद रखिएगा कहाँ पे था? सिडनी ओलंपिक में। कहाँ दिया गया था? सिडनी ओलंपिक में दिया गया था वेट लिफ्टिंग के लिए, यानी कि भारतोत्तोलन के लिए। इसको लिख देते हैं भारतोत्तोलन। ठीक है, याद रखिए। 36 नंबर के संविधान के कौन सा अनुच्छेद वह प्रावधान करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद मतलब कि कहा गया अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में कहा गया है क्या, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। और याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं ना, तो ये राज्यसभा के ना पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का क्या होते हैं? राज्यसभा के ना पदेन सभापति होते हैं। और इनको ना वेतन नहीं मिलता है, इनको वेतन मिलता है राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं ना, इनके लिए इनको वेतन मिलता है। अगर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को दिलाता है। ठीक है। त्यागपत्र कौन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन। राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मैंने अभी बताया कि उपराष्ट्रपति के द्वारा,
राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता किस उपराष्ट्रपति बोलिए या सभापति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम राज्यसभा की बात करते तो अनुच्छेद 80 में वर्णित है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को ना उच्च सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं या बुजुर्गों का सदन कहते हैं राज्यसभा को। अगला आपका 38 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने से संबंध में रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि यदि राष्ट्रपति अगर मर गया या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिए तो अगर इस किस अनुच्छेद में ये बताया गया कि उपराष्ट्रपति उसके रूप में कार्य करेगा, तो अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के संबंध में अनुच्छेद 65 में कहा गया कि वो राष्ट्रपति के बदले में उपराष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 को याद रखिएगा। अनुच्छेद 70 क्या है कि कहा गया कि यदि राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति, यानी कि आकस्मिक रिक्ति, आकस्मिक कहने का मतलब क्या है, अगर बोल सकते हैं कि मतलब कोई रीजन से ये हट गया, आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो उपराष्ट्रपति पद पर आ जाएंगे, अनुच्छेद 70 में कहा गया है। तो ये अलग है और ये अलग है, ध्यान रखिएगा। अगला 39 नंबर की भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव जो कहाँ से पेश किया जाता है, तो ये जो पेश किया था ना राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए क्या यहाँ पे इसको पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रश्नों और विवादों के बीच जांच और अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए विवाद का निपटारा यही सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला आपका 41 नंबर की भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, कौन है वो उपराष्ट्रपति। तो याद रखिए कृष्णकांत जो थे एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। कब? तो 1997 से 2002 तक ये देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें कौन कौन शामिल होता है। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो मनोनीत हो और निर्वाचित सदस्य सभी इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार डैश के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त होता है। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की तरह मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा क्या होता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और ये अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। 44 नंबर के भारत में उपराष्ट्रपति पद संबंधी प्रावधान को कहाँ से लिया गया। देखिए भारत में उपराष्ट्रपति के पद और राष्ट्रपति के पद ये ना अमेरिका से, यूएस यानी कि अमेरिका से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 45 नंबर की भारत के कौन सा 2 ऐसे उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। तो देखिए कौन से ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं। देखिए भारत के ऐसे 2 राष्ट्रपति ना, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी ना, उस समय देश के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो उससे पहले क्या हुआ था ना कि कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति चुन गए थे। तो पहला कौन है? वीवी गिरी। कौन है पहला? कौन है? तो वीवी गिरी है। और दूसरा कौन है? तो आर वेंकट रमणीय है, जो मतलब कि उपराष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। तो वीवी गिरी और आर वेंकट रमणीय। 46 है कि पृथ्वी के वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को समस्त बनाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये होगा जैव मंडल। ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा जैव मंडल। जैव मंडल में क्या होता है कि जैव मंडल में पृथ्वी के वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन का समस्त बनाते हैं, तो जैव मंडल। 47 की भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा ना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है ना। और ध्यान रखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ना वर्षा की जो मात्रा न्यूनतम होती है ना 100 सेंटीमीटर होती है। 100 सेंटीमीटर। एक है सदाबहार वन। सदाबहार वन के लिए वर्षा जो होना चाहिए वो 200 से 220 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला आपका 48 नंबर के प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पश्चिमी घाट में, नीलगिरी पर्वत में और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। विंध्याचल पर्वत में नहीं पाए। देखिए विंध्याचल पर्वत में ना मुख्य रूप से ना पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये देखिए पर्वतीय वन है, एक होता है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो है आपके विंध्याचल पर्वत में पाए जाते हैं। तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा सही। 49 नंबर की नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंध वनों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको ना हम लोग
सोलास के नाम से जानते हैं, ध्यान रखें, सोलास के नाम से, यानी कि नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को हम लोग सोलास के नाम से जानते हैं। और यह यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत में घास के मैदान को ना सोलास भी कहा जाता है, दक्षिण भारत के घास के मैदान को सोलास कहा जाता है। 50 नंबर की भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन के एक साथ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में क्या होता है, अंडमान निकोबार में कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन एक साथ पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। और देखिए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर विजयपुरम, याद रखिए, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रख दिया गया, तो विजयपुरम रख दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर की, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो याद रखिए मिजोरम में। मिजोरम में क्या है ना, मिजोरम में जो है आपके मतलब भारत के मिजोरम में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। 52 नंबर की, हिमालय की उच्चवाच्य श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बुग्याल कहते हैं या इसको पयाल कहते हैं, पयाल। याद रखिएगा कि हिमालय की उच्चवाच्य श्रेणियों में विशाल घास के मैदान को बुग्याल या पयाल कहते हैं। और याद रखिए बुग्याल या पयाल ना, इसको उत्तराखंड में कहते हैं, उत्तराखंड में। लेकिन ध्यान रखिएगा यही बुग्याल और पयाल जब जम्मू कश्मीर में होता है घास के मैदान, तो उसको ना मर्ग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो मर्ग के नाम से। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। 53 नंबर के, अमेजन वर्षा वनों में ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? मतलब अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसको ना हम लोग जो नाम से जानते हैं वो आपका सिल्वास के नाम से, सिल्वास के नाम से जाना जाता है। अमेजन वर्षा वनों को ब्राजील में सिल्वास के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राणी विविधता जो पाई जाती है वो अमेजन वर्षा में। क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा प्राणी विविधता जो पाई जाती है अमेजन वर्षा में। और याद रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा पेड़ भी आपको यहीं पे है, विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब पौधा भी यही है, विश्व में सबसे ज़्यादा जंतु जो है वो अमेजन वर्षा में है। यानी कि पेड़ हो गया, प्राणी विविधता हो गया, सर्वाधिक वर्षा हो गया, सर्वाधिक गर्मी हो गया, पौधा जंतु सब क्या है, तो वर्षा अमेजन वर्षा में पाया जाता है, ठीक है, नहीं ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ब्राज़ील में स्थित है। अगला 54 नंबर, कौन से दिन रॉलेट एक्ट को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए कौन से दिन को रॉलेट एक्ट को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं? तो याद रखिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब कि मनाए थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1919 में महात्मा गांधी ने आयोजन किया था किसका, तो जब ये अहिंसक विरोध दिवस का आयोजन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने 1919 में। 55 नंबर की, असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के विलियन नहीं, ये गलत है, आंदोलन के वित्तीयन हो जाएगा, वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा कुछ कोष की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा इसका नाम है तिलक स्वराज कोष। जब इनकी क्या हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीय समावेशन के लिए महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज कोष की स्थापना की थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए एक क्वेश्चन आता है कि तिलक माने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? भारतीय अशांति का जनक तो वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गीता रहस्य। एक क्वेश्चन आता है कि गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 56 नंबर, गांधी जी द्वारा भारत में किस आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की गई थी? तो देखिए गांधी जी ने प्रथम बार जो भूख हड़ताल जो किए थे ना वो किस आंदोलन में किए थे? तो याद रखिएगा अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद सुनिएगा, अहमदाबाद जो आंदोलन था, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में होता। कब हुआ था? 1918 में। तो महात्मा गांधी प्रथम बार भूख मतलब कि हड़ताल यहाँ पे किए थे। और याद रखिए प्लेग बोनस के लिए किया गया था। और याद रखिए ये प्लेग बोनस के लिए किया गया। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि पहला मतलब महात्मा गांधी के द्वारा पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन, पहला प्रत्यक्ष, सुनिएगा ध्यान से, पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन है? तो खेरा आंदोलन। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खेरा आंदोलन पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन है। महात्मा गांधी के द्वारा पहला किसान आंदोलन कौन है? तो याद रखिएगा पहला किसान आंदोलन है आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 57 नंबर के, सन 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारण किया था? तो कहाँ पे किए थे? तो याद रखिएगा ये जो किए थे ना कलकत्ता में,
सुनिएगा ध्यान से कि 1906 में कांग्रेस अधिवेशन के कलकत्ता अधिवेशन पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारण किया था कलकत्ता में, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ना कि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो सुनिए आपको ध्यान से कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है ना, भारत का वृद्ध व्यक्ति। अब देखिए दादा भाई नौरोजी ने क्या बताया कि प्रति व्यक्ति आय किए थे 1868 में, क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय मतलब कि बताया था कि जो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय है वो दादा भाई नौरोजी ने बताया था 1868 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए एक पत्रिका है इनका राफ्त गुफ्तार, सुनिएगा ध्यान से, राफ्त याद रखिएगा, राफ्त गुफ्तार पत्रिका है जो दादा भाई नौरोजी ने मतलब पत्रिका को मतलब कि पत्रिका के मतलब संपादक कौन थे तो दादा भाई नौरोजी राफ्त गुप्ता। अभी देखिए एक पुस्तक है द प्रॉपर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है दादा भाई नौरोजी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 58 नंबर की कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृति हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में क्या होता है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से स्वीकृति हुआ था, ठीक है ना। और जो 1920 के जो नागपुर अधिवेशन थे इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राघवाचारी ने, राघवाचारी ने क्या होता है कि इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला 59 नंबर की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस आयोजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को आयोजन किया गया था, क्योंकि 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और कर्जन ने किया तो बंगाल विभाजन को किया था, ठीक है ना। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 60 नंबर क्या कि सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किसने करवाया था? देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको जो भी मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं, जो भी लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक रहते हैं ना, तो मैं ना आपको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं बार बार बीच में आपको ना देखिएगा, कहीं भी आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो यूट्यूब स्टूडियो मैंने एक डेटा देखा था तो उसमें लिखा है कि 50% जो होते हैं वो सब्सक्राइब करके देख रहे हैं और 50% जो है फ्रेंड्स वो अनसब्सक्राइब, मतलब कि वो मतलब सब्सक्राइबर आपके नहीं थे। फ्रेंड देखिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, हमको इतना विश्वास है क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा। और कोई भी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ऑथेंटिक बात, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचते हैं कि क्या ही सब्सक्राइब करें फ्रेंड, प्लीज़, क्योंकि देखिए अगर ये चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये चैनल ग्रोथ नहीं करेगा, ये आपके ही कारण। अगर इस चैनल को ग्रोथ कराने में सबसे बड़ा योगदान है तो ये आपका है, बस मेरा कंटेंट है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन अगर सबसे बड़ा योगदान है तो आप ही इस चैनल को ग्रोथ करवा सकते हैं फ्रेंड। प्लीज़ आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में या किसी भी ग्रुप में या किसी को भी पढ़ने के लिए चैनल को भेजिए, और प्लीज़ आप उनसे एक बार बोलिए कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे ही चैनल, कोई भी छोटा चैनल बड़ा तब बनता है वो आप ही लोगों के कारण, क्योंकि आप इससे पीसेस मेकर फैमिली मेंबर के आप सदस्य हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड, प्लीज़। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर कि सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किसने करवाया था। देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिएगा कि सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता किसने करवाया था? देखिए समर्थन किए थे एनी बेसेंट, सुनिएगा समर्थन किसने किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया था। लेकिन इसका विरोध किसने किया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौते का विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? विरोध किया था। तो याद रखिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर की हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? देखिए हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान किया गया था ना, वो याद रखिए मार्ले मिंटो, याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में यह किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम याद रखिएगा, उस समय मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जब 1909 में आया था तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो यही मिंटो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आता है क्या कि सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग किसने की थी? तो मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग किसने की थी? तो मुस्लिम लीग ने की थी। कब? तो 1908 में मुस्लिम लीग ने 1908 में की थी। और मुस्लिम लीग का एक अमृतसर में हुआ था यह अधिवेशन, वहीं पे सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की थी मुस्लिम लीग ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 62 नंबर की पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी ना, वह एमजी रनाडे के द्वारा के द्वारा की गई थी। सुनिएगा एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। 1870 में किया गया था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था एमजी रनाडे के द्वारा 1870 में।
अगला है 63 नंबर की लंदन इंडियन सोसाइटी ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था दादा भाई नेरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नेरोजी के द्वारा। दादा भाई नेरोजी के द्वारा क्या हुआ था कि लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के, देखिए टोडा नहीं, गलत हो गया, गुजरात के खेरा हो जाएगा यहाँ पे, गुजरात के खेरा जिले में सत्याग्रह किया था? तो याद रखिएगा ये कब किए थे? तो 1918 में किए थे। महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या किए थे, ये आंदोलन किए थे। और याद रखिएगा गांधी का पहला, भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन यही खेरा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, पहला किसान प्रत्यक्ष आंदोलन, याद रखिएगा। अगला आपका 65 नंबर की मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की गई थी? अभी मैं आपको जस्ट बताया था 1908 के अमृतसर आंदोलन में, अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना कब और कहाँ पे की गई? देखिए पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ना कि ये मतलब कि किस कहाँ पे की गई थी। और देखिए सबसे पहले बात करते हैं ना कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? तो याद रखिएगा सोहन सिंह भाखना, याद रखिए सोहन सिंह कौन है? तो सोहन सिंह भाखना, सुनिएगा सोहन सिंह भाखना थे। अगर हम बात करते हैं क्या कि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के, देखिए 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुए थे, सुनिएगा ध्यान से। 1913 में क्या हुआ था? 1913 में क्या हुआ था कि गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। गदर पार्टी कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को में, यही सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और सोहन सिंह भाखना क्या ने स्थापना किया था। और इसके सैन फ्रांसिस्को में जो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला हरदयाल अध्यक्ष थे, लाला हरदयाल। अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में आपका सोहन सिंह भाखना न रहे ना तो लाला हरदयाल को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? देखिए प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया गया था ना 1919 के अधिनियम से लगाया गया था। एक क्वेश्चन आता है कि प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में कब लाया गया था? तो 1935 के अधिनियम से। तो इसका राइटर 1919 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर की कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, सुनिएगा ध्यान से। 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ था और एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किए थे बेलगांव अधिवेशन। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन जहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता की थी तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर की स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी? तो याद रखिए खुदीराम बोस को 14 वर्ष की उम्र में क्या होता कि फांसी दे दी गई थी। अगला 70 नंबर की अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये अभिनव भारत नाम के क्रांतिकारी के गुप्त संगठन का निर्माण जो किया गया था ना वो बी.डी. सावरकर के द्वारा, बी.डी. सावरकर के द्वारा कब किया गया था? तो 1904 में बी.डी. सावरकर के द्वारा कि विनय दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था अभिनव भारत की स्थापना। अगला 71 नंबर की भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? देखिए भारतीय विश्वविद्यालय जो लागू किया गया था ना वो कब? तो 1904 में लागू किया गया था। किस गवर्नर के समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था कि जनरल के समय लागू किया गया था विश्व भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला 72 नंबर की न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ लिखा गया था ना एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा क्या होता कि एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ लिखा गया था। और याद रखिएगा पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वही एनी बेसेंट बनी थी, ध्यान रखिएगा 1917 में कलकत्ता में बनी थी। अगला देखिए अगला क्वेश्चन दिसंबर 2017 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। देखिए पहला क्वेश्चन अपने आप में है कि 1917 को कहाँ अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट द्वारा। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने संबंधित प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रस्ताव दिया था। अगला है 74 नंबर की वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6 होती है। अगला आपका 75 नंबर की रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी खिलाड़ियों में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको होमवर्क है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स
आप ये जो डे आपका 23 है आज, तो इसको प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप होमवर्क को लिखिए। ये आपको बहुत आगे चल के बहुत काम देगा, क्योंकि एक ही बार अगर इसको लिखिएगा तो हमेशा ही काम आएगा। करंट अफेयर्स में पेज नंबर 121 से 125 परीक्षा मंथन का जो मैं अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक का मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक का जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसको भी देख लीजिएगा आप, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग के डिमांड से, ठीक है ना। बायोलॉजी में पौधे और मानव में श्वसन हो गया, फिजिक्स में आपको प्रकाश लाइट पढ़ना है, केमिस्ट्री में मिश्रण का वर्गीकरण, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में जो ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक है 255, 56, 57, 58 पेज को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते फ्रेंड। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और पीसेस मेकर चैनल को फर्स्ट टाइम ज्वाइन होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।